अगले व्याख्यान के रूप में आज हम लोग सेमेस्टर 3 के CC7 यानी पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में या विकासशील देशों में वर्तमान में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं, व्याख्या करें। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय के परिमाण में गहन एवं व्यापक वृद्धि होती जा रही है। ऐसे तो सार्वजनिक व्यय में बढ़ने की प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी, परंतु इस तथ्य की जानकारी हमें सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर के इस कथन से प्राप्त होती है कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालों का सामयिक विश्लेषण यह प्रकट करता है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारों की क्रियाओं में नियमित रूप से वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह वृद्धि गहन तथा व्यापक दोनों प्रकार की होती है। केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक तरफ लगातार नए कार्यों को अपनाती है तो दूसरी ओर वे पुराने कार्यों को पहले की अपेक्षा अधिक दक्षता एवं कुशलता के साथ संपन्न करती है। वैगनर के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही राज्यों की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होना प्रारंभ हो गई थी, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि परिलक्षित होने लगी थी। भारत जैसे विकासशील देश एवं प्रजातांत्रिक देश में सरकार को प्रतिवर्ष बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके कारण सरकार का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ती जाती है। अब हम लोग सार्वजनिक व्यय में होने वाले वृद्धि के प्रमुख कारणों को एक एक करके देखते हैं। पहला, राज्य का कल्याणवादी स्वरूप। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लेने के कारण समस्त राष्ट्र अपने नागरिकों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को तत्पर रहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन, वृद्धावस्था पेंशन, मातृ शिशु कल्याण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी के दौर में कोविड-19 महामारी के समय सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई है। तो कहीं न कहीं सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए कार्य करने के फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, यह इससे स्पष्ट होता है। आर्थिक क्षेत्रों में सरकारों की सक्रियता। वर्तमान समय में आर्थिक विकास का पूरा उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा जा चुका है। राज्यों ने आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया है तथा आर्थिक विकास हेतु नियोजन की प्रक्रिया को अपना रखा है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। चूँकि विशाल परियोजनाओं तथा विशाल स्तरीय उद्योगों को विधिवत विकास निजी क्षेत्र की शक्ति से परे होती है, फलतः तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए सरकारों को निवेश करना पड़ता है और इस अतिरिक्त निवेश के कारण सरकार की व्यय बढ़ रही है
और राज्य की व्यय में भी वृद्धि हो रही है। तीसरा, प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन की लोकतंत्रीय पद्धति को अपनाया है, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हुई है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को संसद, विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनावों, कमेटियों तथा आयोगों के गठन, मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों को आवास एवं भत्ते पर पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण प्रशासनिक मशीनरी का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है, जिसके कारण भी सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। चौथा, प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि। वर्तमान समय में युद्ध संचालन का कार्य बहुत खर्चीला हो गया है। शांति काल हो अथवा युद्ध काल, आज प्रत्येक राष्ट्र प्रतिरक्षा हेतु हर संभव प्रयास के प्रति सजग हैं। आज के आणविक युग में युद्ध लड़ने अथवा उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत भारी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। नवीन अस्त्रों के विकास तथा युद्ध कला की नवीन तकनीकों ने युद्ध का व्यय बहुत बढ़ा दिया है। प्रतिरक्षा व्यय में केवल सैनिक तथा सैन्य सामग्री का व्यय ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि सैनिकों की पेंशन तथा युद्ध के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज भी सम्मिलित रहता है। पाँचवां, जनसंख्या में वृद्धि। वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर राष्ट्रों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जनसंख्या के आकार एवं स्वरूप में वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के परिणाम में वृद्धि करनी पड़ती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को उसके भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर बड़ी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या 1991 में 84 करोड़ के आसपास थी, लेकिन वर्तमान समय में 2020 में भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ हो गई है। तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ने से सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और अन्य सामाजिक सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करनी पड़ रही है, जिसके कारण भी राज्य की व्यय में वृद्धि हुई है। छठा, आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि। वर्तमान समय में सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करने लगी है। उन उपयोगी सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा करने पर शोषण का भय नहीं रहता है। सामूहिक संतुष्टि वाली सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, यातायात, गैस आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिन पर आधुनिक सरकारों को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। सातवां पॉइंट, आर्थिक उतार चढ़ावों के कारण व्यय। व्यापार चक्र के कारण अर्थव्यवस्था में कभी मंदी तो कभी तेजी की स्थिति आती है। मंदी यानी अर्थव्यवस्था में मांग का कम होना, और तेजी को हम लोग सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं महंगाई। इसके कारण भी सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती है ताकि इस मंदी और तेजी की समस्याओं का सामना किया जा सके। इसके लिए प्रशासनिक एवं परियोजनाओं की लागत में भी पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। अतः चाहे वह मंदी हो या तेजी, दोनों ही दशाओं में सरकार के व्यय में वृद्धि होती है। आठवां, आर्थिक सहायता। वर्तमान समय में राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। प्रायः विकसित राष्ट्र अल्पविकसित तथा पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता तथा अनुदान देने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकासशील राष्ट्र भी अपने सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार पिछड़े एवं निर्धन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना अन्य राष्ट्रों का नैतिक दायित्व बन जाता है। इसके कारण भी सरकार के व्यय में वृद्धि होती जा रही है। 9वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए भी प्रत्येक देश के जनप्रतिनिधि एवं सरकारी सेवक एक दूसरे के यहाँ यात्रा करते रहते हैं, यानी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, और इसके कारण भी दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों का आदान प्रदान करते हैं। और इसके कारण भी उस मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए भी सरकार को
भारी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। 10वां पॉइंट, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का दायित्व। आज कल्याणकारी सरकारों का प्रमुख लक्ष्य अंतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना है, ताकि समाज के गरीब एवं पिछड़े वर्गों का शोषण न हो तथा समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताएं दूर हो। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है तथा उन्हें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और इस क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार को व्यय करनी पड़ती है। 11वां पॉइंट, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय। परिवहन, दूरसंचार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ बड़ी तेज़ी से प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी हो रहे हैं। वर्तमान में हम लोग चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर जा रहे हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी संचार प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक विधियों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे और उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी कार्यों में तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप जाहिर है कि सरकार की व्यय में वृद्धि होगी। 12वां पॉइंट है नगरीकरण। नगरों में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। नगरीकरण क्या है, तो वैसे स्थान जहां नागरिक सुविधाओं एवं विभिन्न प्रकार की सामूहिक संतुष्टि वाले जैसे बिजली, पानी, यातायात, इन सब की विकसित अवस्था में होती है, उसे हम लोग नगरीकरण कहते हैं। तो इस नगरीकरण के कारण भी सरकार को बड़े बड़े शहरों में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, रात्रि में रोशनी की व्यवस्था, जल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि पर बहुत बड़े परिमाण में व्यय करना पड़ता है। इस तरह स्पष्ट है, आर्थिक विकास एवं राज्यों के कार्यों में विस्तार होने के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है।